हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी गाइड हब, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां हम डिफिकल्ट टॉपिक को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। आज हम साइंस 2 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। ये साइंस 2 का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि लाइफ के बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। इसका नाम है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। ये हेरेडिटी होता क्या है? सो हेरेडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन। यहाँ पर क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? पेरेंट्स के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो प्रोजेनी में जा रहे हैं, मतलब वो बच्चों में जा रहे हैं। अब बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बाहर कहीं जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अकेले भी कभी जाते हो, तो जो लोग आपके पेरेंट्स को पहचानते हैं वो क्या कहते हैं कि आप अपने फादर पे गए हो या आप अपनी मदर पे गए हो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से बायोलॉजिकल कैरेक्टर आपके में ट्रांसफर हुआ है। लाइक जैसे हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, ओके, हाइट, स्किन टेक्सचर एंड बहुत सारी चीजें जो आपके पेरेंट्स से मिलती है। इसलिए तो लोग आपको कहते हैं कि ये आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे गए हो, है ना, या तो मदर पे या तो फादर पे। ओके, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है। अब ये ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? जीन के थ्रू होता है। अब ये जीन क्या होते हैं? जीन ऐसा एक प्राइमरी मॉलिक्यूल है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है। अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं। बहुत सारे जीन होते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये जीन प्रेजेंट कहाँ होता है? सेल तो आपको पता होगा, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, हम सेल से ही बने हैं ना। ओके, सेल से टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से अब हमारी होल बॉडी बनी है, ठीक है। तो सेल में होता है न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस में होता है डीएनए, ठीक, और डीएनए में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे जीन्स। ओके, तो अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं। सो व्हाट इज इवोल्यूशन? जब हेरेडिटरी चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता रहता है तो उस चीज को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो आपको पता होगा, हम कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर होमो सैपियंस थे। होमो सैपियंस की आपने पिक्चर देखी होगी, तो उनके बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर थे, ओके, वो उनके हाथ बहुत लंबे थे, उनके हाथ उनके नी तक जाते थे, ओके, और वो बहुत ही ज्यादा टॉलेस्ट भी थे। ब्रेन का साइज भी उनका ज्यादा था, ओके। तो ये सारी चीजें इवॉल्व होकर ही हमारे में आई है, क्योंकि हम अभी होमो सैपियंस जैसे नहीं दिखते ना, तो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे पेरेंट्स से भी जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर हमारे में आ रहा है, तो उन बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भी चेंजेस होते हैं। तभी तो हम एज इट इज पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते, हम उनसे थोड़ा बहुत मिलते हैं, ओके, थोड़ा बहुत हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर उनसे मिलते हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जब ये चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही पास आउट होते जाते हैं, ऐसे ही चेंज होते जाते हैं, तो उस चीज को कहते हैं इवोल्यूशन। कई बार ये चेंजेस हमारे फेवर में नहीं होते हैं, ओके, ये चेंजेस अगर हमारे फेवर में नहीं है या फिर इससे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई डिफिकल्टीज या कोई ना कोई डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो उस चीज को कहते हैं म्यूटेशन। सो व्हाट इज म्यूटेशन? ऐसे हेरेडिटी चेंजेस जो हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फेवर में नहीं है, तो उसको कहेंगे म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की थियरी किसने दी? ह्यूगो डेवरीज ने। ह्यूगो डेवरीज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था कि अगर जो हेरेडिटरी चेंजेस हो रहे हैं ये हमारे फेवर में नहीं है, या इससे कोई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या डिजीज हो रहे हैं, तो इसको हम म्यूटेशन कहेंगे। तो कई सारे म्यूटेशनल डिजीज है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ओके,
और कई सारे क्रोमोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल डिजीज हैं। अब बात करते हैं डीएनए। व्हाट इज डीएनए? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए, आरएनए के बारे में भी हम इधर लिख लेते हैं। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, so DNA deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid। तो इससे पता चल रहा है आपको डी मतलब दो याद रखो। ओके, तो डीएनए के डबल स्टैंड होते हैं। डीएनए को कभी अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए, और जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। ओके, आरएनए डीएनए में ये डबल हेलिक्स होते हैं, आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अब आरएनए और डीएनए का काम क्या है? मैंने बताया था कि जो जीन है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या है हमारा? डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ओके, जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है ना। ओके, सो आरएनए क्या काम करता है? आरएनए का क्या काम है? तो हम आगे भी पढ़ेंगे। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस के 3 प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ये सारे प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। आरएनए के बारे में अभी ये ध्यान रखो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन को बनाता है। ओके, तो डीएनए की खोज किसने की थी? हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि हमें पहले से ही डीएनए के बारे में पता था, उसकी खोज की थी किसी ने। तो वो साइंटिस्ट थे ओसवाल्ड एवरी, मैकार्थी, मैक्लेओड। ये 3 साइंटिस्ट ने डीएनए की खोज की थी, एवरी, मैकार्थी एंड मैक्लेओड। तो अब बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है? जैसे कि मैंने पहले बताया, आरएनए। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ये 3 प्रोसेस में होता है। फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड ट्रांसलेशन एंड थर्ड ट्रांसलोकेशन। तो ये डीएनए जो है ये फॉर्म करता है आरएनए। वो कैसे? सबसे पहले क्रोमोसोम, मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए सबसे पहले क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, मतलब जो डीएनए के जो थ्रेड हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है, उसमें आपको पता चलेगा कि क्रोमोसोम से डीएनए कैसे फॉर्म होता है। तो क्रोमोसोम जब आपस में कंडेंस होते हैं बाय द मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस, तो उससे फॉर्म होता है डीएनए। अब डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें से वो दोनों हेलिक्स क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं और वो बनाते हैं आरएनए। ठीक, अब ये आरएनए ये 3 प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन के थ्रू बनाएगा प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है और आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो अब देखते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाएगा? जैसे कि मैंने बताया पहले कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए है वो कन्वर्ट होता है आरएनए में। डीएनए जो है वो कन्वर्ट होगा आरएनए में, और ये कोई नॉर्मल आरएनए नहीं होता, ये होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जिसको कहते हैं। मैसेंजर से नाम याद रखो कि इसका काम है मैसेज भेजना। अब प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो इस बारे में मैसेज भेजने का काम मैसेंजर आरएनए का होता है। अब ये मैसेज किसको भेजेगा? ये मैसेज भेजता है टीआरएनए को, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस में ट्रांसलेशन, जैसे ट्रांसलेशन, तो पहले प्रोसेस में क्या हुआ कि डीएनए से आरएनए बना, और जो ये आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए मैसेज भेजता है टीआरएनए को कि भाई अब हमें प्रोटीन बनाना है, तो अमीनो एसिड लेकर आ। ठीक, तो इसने मैसेज भेजा टीआरएनए के पास, ट्रांसफर आरएनए के पास। इसके पास क्या मैसेज भेजा है कि हमें प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? अमीनो एसिड।
तो अमाइनो एसिड लेकर आ, तो टीआरएनए लेकर आता है अमाइनो एसिड किसके पास, एमआरएनए के पास। तो टीआरएनए क्या करेगा, ये टीआरएनए है, ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड लेकर आएगा किसके पास, मैसेंजर आरएनए के पास, ये एमआरएनए है। ठीक, डीएनए से मैंने क्या बनाया, आरएनए। अब आरएनए जो बना है वो एमआरएनए है, और एमआरएनए ने मैसेज भेजा टीआरएनए को कि मुझे प्रोटीन बनाना है, तो अमाइनो एसिड लेकर आ। तो टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है, और ये टीआरएनए एमआरएनए से जाके जुड़ जाता है। ठीक, और कैसे जुड़ेगा, ये ट्रिपलेट कोडॉन के रूप में, ठीक, 3 कोडॉन के रूप में जाके ये जुड़ जाता है, जैसे ट्रिपलेट कोडॉन के रूप में लिखा है, ट्रिपलेट कोडॉन। अब ये ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, ठीक, तो डीएनए में होता है, देखिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये कंटेंट है आरएनए के, न्यूक्लियोटाइड जिसको हम कहते हैं, ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये कंटेंट है डीएनए का। ओके, ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये न्यूक्लियोटाइड 3-3 के कोडॉन में आते हैं। जो टीआरएनए है वो क्या लेकर आएगा, समझ लो यहाँ पर है एडेनिन, गुआनिन एंड यूरेसिल। ठीक, ये एडेनिन, गुआनिन एंड यूरेसिल जुड़ेगा किससे, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन। ठीक, तो ये टीआरएनए ये टीआरएनए क्या लेकर आया है, अमाइनो एसिड लेकर आया है, किसके पास, एमआरएनए के पास, और ये एमआरएनए से ट्रिपल कोडॉन के रूप में जुड़ेगा। ठीक, एडेनिन, गुआनिन और यूरेसिल के पास, तो ये साइटोसिन, एडेनिन और एडेनिन से जुड़ेगा। ओके, तो हम इसको जोड़ देते कुछ इस तरीके से, ये टीआरएनए और ये एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन एंड एडेनिन, यूरेसिल। ओके, तो ये हमारा फॉर्म हो गया, टीआरएनए एमआरएनए के पास आया और उससे ट्रिपल कोडॉन के रूप में जुड़ गया, और क्या लेकर आया है टीआरएनए, अमाइनो एसिड लेकर आया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, टीआरएनए और एमआरएनए एक साथ जुड़े हैं, अमाइनो एसिड लेकर आए हैं टीआरएनए, और यहाँ पर बन रहा है अमाइनो एसिड का यूज करके प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए होता है। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इधर आता है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है कि यहाँ पर अब अमाइनो एसिड का यूज करके प्रोटीन बन गया है, तो राइबोसोम आएगा और इतने ये स्टैंड को इस स्टैंड से अलग कर देगा। ठीक, ये प्रोटीन बन गया है ना, ये प्रोटीन को बाहर लेके जाना है, सेल के पास लेके जाना है, न्यूक्लियस से बाहर लेके जाना है, तो क्या करेगा, ये ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि राइबोसोम आएगा न्यूक्लियस के अंदर, और ये क्या करेगा कि ये जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है उसको इस स्टैंड से अलग कर देगा। ठीक, ये अलग कर देगा, और ये अभी कहाँ था, न्यूक्लियस के अंदर था ना, ये न्यूक्लियस के अंदर था। ठीक, तो ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर फिर सेल से बाहर जाएगा, जहां पर भी प्रोटीन की जरूरत होगी तो इसको, इस प्रोटीन के पाउचेस को, पैकेट्स को लेके जाया जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ है कि राइबोसोम आया और ये जो प्रोटीन जहाँ पे बना है उसको पुराने वाले स्टैंड से अलग कर दिया, इसको सेल से बाहर भेजना है, तो इस स्टैंड से अलग करने का काम किसका है, राइबोसोम का। तो राइबोसोम आएगा और ये प्रोटीन के जो पाउचेस बने इसको अलग करेगा स्टैंड से और इसको सेल के बाहर भेज देगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन।
तो इस तरीके से होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस।